इसीलिए हमको परमिशन कुछ नहीं मांगा, ना पासवर्ड मांगा है। चलो ये लॉगिन हो गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा जब यूट्यूब पे अपलोड करेगा ना तो इतना दूर का क्रॉप कर देगा, जैसे लास्ट वाले वीडियो में नहीं हुआ। लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा सही था, बहुत कम था, लग रहा लेकिन कर दीजिएगा सही रहेगा। सब लोग ऐसा करना है, अपने म्यूट कर लेना। काम कर लेंगे, पता है आप ये मतलब वो रखिए माइक्रोफोन कर सकते हैं वैसे भी। निशान आप इधर आके बैठ जाइए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो इधर आके रख लीजिए आईपैड और वो जो है उसको खींच लीजिए। ठीक है, आप बैठ जाइए, तब बैठ जाइए। चलो म्यूट कर लो बस, हो जाएगा काम, ठीक है। कहाँ गए? हेलो, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? इंटरनेट कनेक्शन वाला बीच में देखते रहिए, सही चल रहा है। वो जो लैन वाला आता है वो बनेगा। हेलो, उनका आवाज नहीं आ रही, क्या म्यूट है क्या? आप तो म्यूट नहीं है। नहीं, वो उनकी आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट की दिक्कत होगी। कनेक्टिंग टू ऑडियो, अभी ऑडियो कनेक्टेड, अब म्यूट है। सर आप म्यूट है, आप म्यूट हटा दीजिए एक बार जरा। ठीक है। हेलो, आपका स्वागत है, ठीक है, यूपीएससी हिंदी के मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, हाँ, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए बिना जाति और संप्रदाय को बताए हुए। सर मेरा नाम विश्वदीपक है और मैं देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से बिलोंग करता हूँ। मैंने हाई स्कूल और इंटर अपने देवरिया जिले से ही महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज से किया हुआ है। मैंने स्नातक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया है और राजनीति विज्ञान से ही मैंने दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से ही परास्नातक किया हुआ है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ विश्वदीपक, आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वर्ष 2006 में कंप्लीट कर लिया था। यस सर। तो 2006 के बाद से आज 2021 तक करीब हमको लगता है 14-15 वर्ष का जो है एक समय अंतराल रहा है। तो इस दौरान आप क्या कर रहे थे? जी सर। सर 2008 तक मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सर 2 साल तक मतलब 2 साल तक मैंने प्रिपरेशन के लिए कोचिंग वगैरह की और उसके बाद से 2012 से मैंने लगातार अटेम्प्ट दिया। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से मैंने एक प्ले स्कूल डाल रखा है जीविकोपार्जन के लिए, तो उसके साथ साथ तैयारी भी करता रहता हूँ मैं। चलिए सर, अच्छा है। आप खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? आपकी हॉबी क्या है, अगर मैं आपसे आगे पर्सनल व्यू के बारे में पूछूं तो? सर मेरी पर्सनल हॉबी जो है वो परिवारजनों और मित्रजनों के साथ बातचीत करना है। ये कोई हॉबी तो नहीं है, मतलब चलिए ठीक है, ये तो ऐसा लग रहा है कि आप एक हॉबी बताने के उद्देश्य से बस बता रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली मैंने मतलब जहां तक पढ़ा और सुना और समझा है, शौक वो होता है या हॉबी वो होती है जो आपके मन को अच्छी लगे, जो आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करे। और मुझे ये दोनों चीजें बातचीत करने में ज्यादा मतलब अच्छी लगती हैं, तो मुझे लगता है ये मैंने अपने हॉबी के तौर पे इसे विकसित किया है। चलिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप देवरिया जिले से बिलोंग करते हैं। जी सर। अगर देवरिया जिले की सबसे प्रमुख समस्याओं के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कुछ 5 प्रमुख समस्याएं बताइए मुझे। सर देवरिया जिले की अगर समस्याओं को हम देखें तो देवरिया शहर की समस्या और देवरिया ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को 2 भागों में बांट के अगर देख सकते हैं, तो देवरिया शहर की अगर समस्या देखें तो देवरिया शहर में इस समय मतलब यातायात की समस्या प्रमुख समस्या है। हमारे यहाँ फिर बेरोजगारी की दर इस समय बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ
शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में थोड़ी सी कमी आई है इस समय, कोरोना काल से लेकर इस समय भी। तीसरी, हमारे यहाँ एक चीज मतलब ये आ गई कि लोग कहते हैं कि मतलब प्राइवेट स्कूलों में अच्छी गुणात्मक शिक्षा होती है, जबकि हम ये देखते हैं लगातार इधर कई सालों से मतलब सरकार योग्य लोग लगातार सरकारी पीजीटी और प्राइमरी सेवाओं में जा रहे हैं, तो वहां से लोगों का नामांकन दर कम होता जा रहा है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग खुद ही दवाइयां खाने लगते हैं। मैंने ये देखा है कि जैसे कुछ हुआ तो कहा कि कलपाल खा के हम सही हो जाएंगे, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाने से बचते हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को देखें हम, तो हमारे यहाँ कृषि मतलब जो छोटी कृषि जो है वो काफी छोटे हैं, बाढ़ की समस्या है, अनौद्योगिकरण की समस्या है हमारे यहाँ मुख्य है यहाँ पे। चलिए, आप अपने अंदर जो 5 कमियां और 5 विशेषताएं देखते हैं उनको एक बार बता दीजिए। सर, मेरी 5 जो सबसे प्रमुख मतलब विशेषताएं हैं वो है कि मेरे अंदर धैर्य है, मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर संप्रेषण कौशल अच्छा है कि मैं अपनी बातों को दूसरे के सामने रख सकता हूं ताकि वो मेरी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। चौथी, मेरे अंदर सबसे अच्छी बात है कि मैं जागरूकता के मतलब नई नई चीजों को सीखने के प्रति मैं ज्यादा मतलब उत्सुक रहता हूँ, मैं कैसे नई चीजें जान पाऊं और परिवर्तन के प्रति अपने आप को बदलने की कोशिश लगातार करता रहता हूँ करना। और मेरी कमी सर ये है कि मैं मतलब भावुक ज्यादा हूँ, और सर मैं किसी भी काम को, जैसे चुनौती कोई मेरे सामने आ जाती है, अगर मेरे पास कोई मतलब प्रोजेक्ट आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो मैं हमेशा ये रहता हूँ, मैं उसके बारे में लगातार सोचता रहता हूँ, अच्छा ये हो जाता तो अच्छा होता, अच्छा इसमें ये समस्या आ गई, तो मैं उसके बारे में लगातार सोचता रहता हूँ, उसी पे मेरा ध्यान केंद्रित हो जाता है पूरा। चलिए, वैसे आपने कमी सिर्फ 2 बताई है, ठीक है, मैंने 5 कमियां पूछी थी आपको, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मेरा एक प्रश्न है, ठीक है, सॉरी सर। कि जनरली यूपी को अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करके नए राज्यों के गठन की मांग बहुत समय से चल रही है, ठीक है सर, थोड़ा सा सॉरी सर, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा आवाज कट रहा था, फिर से प्रश्न दोहरा दीजिए। यूपी में बहुत लंबे समय से यह मांग चल रही है कि कुछ जिलों को मिलाकर के नए राज्य का गठन किया जाए, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके यहाँ पर ऐसी मांग चल रही है, और अगर आपको कहा जाए कि आप किसी एक क्षेत्र को एक नया राज्य बनाना ही होगा, तो आप किस क्षेत्र को प्रिफर करेंगे बनाना और क्यों? सर, जहां तक मेरा ज्ञान है, मतलब तो पूर्वांचल की मांग चल रही है, और यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र की मांग चल रही है। 2 क्षेत्र हैं जहां तक मुझे याद है कि मतलब मांग चल रही है अलग राज्य के रूप में। और जहां तक बात है अलग राज्य के रूप में बनाने की, तो मुझे लगता है सर, मतलब मेरा अपना मत है कि अलग राज्य बनाने से पहले अगर उस क्षेत्र आधार विकास कार्यक्रमों को अगर लागू किया जाए, तो मुझे लगता है कि राज्य बनाने से अच्छा है कि वहां पे उनका विकास ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। और वर्तमान में जो सरकारी नीतियां हैं, नीति आयोग के द्वारा क्षेत्रीय विकास की रणनीति पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए जो पूर्वांचल वगैरह की जो मांगे हैं वर्तमान में वो कम भी हो गई। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे अगर मुझे बनाना, हाँ सर, मैं आ रहा हूँ, सॉरी सर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपको रोकने के लिए। लेकिन अगर आपने बोला कि आप किस क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में मान्यता देने की बात करते हैं, तो मैं सर पूर्वांचल की बात करूंगा। हो सकता है मेरे मत से आपको लगे कि मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन सर पूर्वांचल की जो संस्कृति है, ये विकास के क्षेत्र में, विकास की सूची में, या विकास के इंडेक्स की बात करें, सॉरी मतलब गलत शब्दों के प्रयोग के लिए, विकास के अगर इंडेक्स की बात करें तो वो काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ पे संसाधनों की कमी, अलग राज्य के रूप में हमारी प्रशासनिक मशीनरी हमें अलग मिल जाएगी, हमें ज्यादा संसाधन मिलेंगे, और उन संसाधनों के द्वारा हम एक अच्छे सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो अब गौरव सर आपसे प्रश्न पूछेंगे। ओके सर। अच्छा सर, आपने जैसे कई चीज पूछी हैं, जैसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये बताया कि आपने अग्रसेन इंटर कॉलेज से अपना जो भी है वहां पे हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई आपने अग्रसेन कॉलेज से की है, ठीक है। महाराजा ये अग्रसेन कौन थे, ये महाराजा अग्रसेन कौन थे और ये किस से फेमस थे, इनके बारे में थोड़ा बताइए। सॉरी सर, इसके बारे में भी सर थोड़ा ज्ञान की कमी है मेरे अंदर थोड़ा सा। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको आप देखिएगा। अच्छा, आपने ये भी बताया कि देवरिया का जो क्षेत्र है वो बाढ़ से काफी प्रभावित रहा है, तो वो बाढ़ के कारण क्या है वहां पे, मतलब क्यों बाढ़ आती?
है उधर। सर थोड़ा आवाज कट के आ रही है, एक बार फिर से प्रस्तुत दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला कि देवरिया जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है, तो वहाँ पे बाढ़ का कारण क्या है, मतलब क्यों वहाँ पे बाढ़ आ रही है बार बार? जी सर, हमारा जो देवरिया जिला है वो बिहार से सटा हुआ है, और बिहार से सटी हुई जो नदियां हैं, बड़ी गंडक है, सरयू है, वहाँ, और वो सारी नदियां जो हिमालयी नदियां जो नेपाल के रास्ते से आती हैं, तो नेपाल में जब पानी का मतलब मानसूनी वर्षा हो या हिम पिघलते हो, उसकी वजह से जब ज्यादा पानी होता है, उनके बहाव के कारण हमारे यहाँ देवरिया भी प्रभावित हो जाता है। अच्छा, और ये कुछ यूपी गवर्नमेंट ने किया नहीं? यूपी गवर्नमेंट खाली बैठी है, मतलब बाढ़ तो कई साल से आ रही होगी, तो कुछ किया है मतलब कि ऐसे यूपी गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है कि ठीक है बाढ़ आ रही है आने दो, जैसा किया है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल सर, हमारे यहाँ काम चल रहे हैं, लेकिन सर नदियां जो होती हैं प्रकृति को आप किसी एक सीमा में बांध नहीं सकते हैं। नदियों का जो चलने का पथ होता है वो हमेशा बदलता रहता है। इस कारण बाढ़ की समस्या हमेशा प्राकृतिक, जैसे हमने पढ़ा भी है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, उनको उनसे बचने के उपाय किए जा सकते हैं, मानव को बचाया जा सकता है। तो उसके संदर्भ में काफी प्रयास हमारे यहाँ किए जा रहे हैं, लगातार किए भी जा रहे हैं उस संदर्भ में सर। कई सारे चेक पोस्ट और डैम और नहरें बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की अधिक मात्रा के कारण हमारे यहाँ बाढ़ का। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा, मतलब कुछ तो बताइए, तो कौन सा डैम है, या ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाह रहे तो आप ये आवाज कट गई, नेटवर्क इशू आ गया सर। हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ गई है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है चलिए, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बोला कि बाढ़ प्रबंधन के उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है, आपने ये बात बताई, लेकिन मैंने ये पूछा कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या उपाय किए हैं, तो बाढ़ प्रबंधन के ही कुछ किया था। चलिए ठीक है, आपने वो भी बताया कि कुछ नहरें बनाई हैं, हालांकि आपको नाम बताने चाहिए थे कुछ नहरों के, अगर आप बता रहे तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, उसको हम रोक नहीं सकते। आपको अगर मैं देवरिया का एसडीएम बना दूं, ठीक है, या फिर अगर आपको देवरिया का एसडीएम बना दिया जाए, तो आप कैसे बाढ़ को रोकेंगे? आप तो कह देंगे कि यार ये तो प्राकृतिक आपदा है और इनको तो हम रोक ही नहीं सकते, ये तो सही नहीं होगी हमसे, तो ऐसे काम चलेगा? आप बताइए एक बार क्या करेंगे, आपने कुछ सोचा है कि? हाँ सर, एज एसडीएम, जैसे मैं अगर अपनी तहसील में, जिस तहसील में बाढ़ प्रभावित तहसील है, अगर मैं वहाँ का एसडीएम हूँ, तो सर्वप्रथम सर मानसून आने से पूर्व और जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तभी से हमारी तैयारी जो होती है आपदा पूर्व की तैयारी, जैसे हम आपदा के चरण 3 चरण पढ़ते हैं, आपदा पूर्व की तैयारी, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात, तो मैं आपदा पूर्व की तैयारी के लिए तुरंत त्वरित गति से अपने संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा, और जिन संसाधनों की हमारे पास कमी होगी, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के माध्यम से उनकी पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। और समुचित माध्यम से खाद्यान्न भंडारण और उच्च स्थानों का चयन कर दूंगा, जहां पे लोगों को अगर मतलब वहां पे प्रवासित करना पड़े तो वहां पे मैं उनको प्रवासित कर दूंगा। और उसके बाद अगर बाढ़ आती है तो उस दौरान मैं संक्रमण, जो रोग संक्रमण और पेयजल की व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। और आपदा रोधक इकाई जो एनडीआरएफ है, उसके संपर्क में लगातार बना रहूंगा। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, आपने बोला कि आपने एक स्कूल डाल रखा है, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि स्कूल का कुछ नाम है, आपने कुछ नाम रखा है? थोड़ा सी आवाज कट रही है, सॉरी सर। ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी सर, थोड़ा सा आवाज कट रहा है। हाँ अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने बताया कि आपने स्कूल ओपन कर रखा है, ठीक है? हाँ सर, एक प्ले स्कूल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, उसका नाम क्या है, स्कूल का क्या नाम है? सर, द लॉन्च पैड। अच्छा, द लॉन्च पैड नाम है, तो इस नाम के पीछे कुछ कहानी है, मतलब क्यों नाम ऐसा क्यों रखा लॉन्च पैड, कुछ बताइए। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। सर, द लॉन्च पैड रखने के पीछे 2 कारण थे। एक पहला कारण था, बचपन में मुझे डकटेल से कार्टून कैरेक्टर, मतलब कार्टून वो सीरियल आता था, उसको देखता था, उसमें अंकल स्क्रूज थे, उनके पायलट का नाम लॉन्च पैड था, तो वो नाम मुझे बचपन से बड़ा अच्छा लगता था। और बाद में मैंने देखा कि ये एक प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में लॉन्च पैड इसलिए रखा कि एक ऐसी नींव का काम करेगा, जैसे समाजशास्त्री भी कहते हैं, अगर 7 साल की उम्र तक
छोटे बच्चे जो सीखते हैं उन्हीं चीजों का परिष्कृत रूप पूरे जीवन भर वो लगातार अपनाते रहते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि नींव के रूप में द लॉन्च पैड रखना थोड़ा सा मुझे ज्यादा आकर्षित किया। ये दोनों कारण मुख्य थे। ठीक है। अच्छा ठीक है, आपके पर्सनैलिटी से क्वेश्चन हो गए। मुझे ये बताइए कि अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है? यस सर। और आप देख रहे होंगे दूसरी तरफ कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, जो अदर स्टेट है, काफी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है? एक तरफ तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि लॉकडाउन लगा देंगे, लॉकडाउन लगा देंगे, दूसरी तरफ किसी की भी रैली हो रही है तो काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो ये आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ये दोहरापन वाला काम कर रही है कि जब इलेक्शन कराना है तब तो मतलब तब तो बिल्कुल भीड़ हो, रैली हो, सारी चीजें हो, और जब जनता को जब छुट्टी चाहिए, जब जनता को काम चाहिए, बेरोजगार, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बेरोजगारी और जो 50 तरह की समस्या, इससे ध्यान भटकाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन लगा दो। क्या लगता है आपको, क्या विचार है आपको? सर यहाँ पे मैं तो मतलब जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना, वहां तक गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा कि हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। पहली बात, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ अपनी जगह पे, हो सकता है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा, जितना सुना, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो SOP अभी नहीं, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। कई जगह लॉकडाउन लग चुके हैं। महाराष्ट्र में बीड एरिया है, आप देखेंगे वहां पे लॉकडाउन लग चुका है। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल तो सर, आपने ये बात, ठीक है, अच्छा ठीक है, आप आ रहे थे, आप ही बोलिए। नहीं, एक्चुअली सॉरी सर, मतलब थोड़ा सा आपको वो करने के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट की नई SOP है उसमें राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को अपने यहाँ मतलब उनको उनके ऊपर छोड़ दिया गया। अगर आपके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो वो अपने यहाँ सीमित क्षेत्रों में अपने यहाँ लॉकडाउन लगा सकते हैं, और ऐसा जैसे हमने अभी देखा कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लगा हुआ है। ये नई SOP के अनुसार है। अब बात करते हैं कि अगर चुनाव की बात करते हैं कि चुनाव आ रहा है और दूसरी तरफ गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा है, तो वहां कहते हैं हम लॉकडाउन है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा कि गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दों से हम हट रहे हैं, क्योंकि लगातार इसी कोरोना काल में ही लगातार नीट की भी परीक्षाएं हुई हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं भी, उत्तर प्रदेश PCS ने भी लगातार परीक्षाएं ली और फाइनल रिजल्ट भी दिया है। तो एक तरफ बेरोजगारी के मुद्दे पर भी लगातार सरकारें काम कर रही है, और दूसरी तरफ अगर लोकतंत्र की बात करें सर, राज्य प्रशासन तभी चल सकता है जब शासन प्रणाली में एक सरकार का गठन हो। अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है सर, तो उसको कुछ प्रोसीजर्स को अपनाते हुए, भीड़ को नियंत्रित करते हुए हम लोकतंत्र या चुनाव को आगे, मतलब कोरोना कब खत्म हो हम ये जानते नहीं है, इस संदर्भ में सर चुनाव को हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, फिर क्षमा मैम, आप क्वेश्चन पूछिए। म्यूट हटा लीजिए, क्षमा मैम। जैसा कि आपने बताया कि आपका नाम विश्व दीपक है, तो विश्व दीपक का अर्थ क्या होता है? मैम थोड़ी आवाज कट रही है। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ यस मैम, अब आ रही है आवाज। आपका नाम आपने विश्व दीपक बताया, तो विश्व दीपक का अर्थ क्या होता है? मैम आवाज कट रही है थोड़ी सी, सॉरी। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ। मैं आपसे विश्व दीपक का अर्थ पूछ रही हूँ, विश्व दीपक का अर्थ क्या होता है? ऐसा दीपक जो पूरे विश्व को प्रकाशित करे। आज के समय में आपको कुछ योजनाएं या फिर कुछ ऐसी जो विश्व को प्रकाशित करने का काम हो या विश्व को समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य कर रहे हैं? सर ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, अगर व्यक्ति काम करना चाहे तो कोई भी ऐसी समस्या जिसके प्रति वो लोगों को, सबसे बड़ी समस्या अगर इस समय देखें कोरोना काल में, लोग जागरूक नहीं है स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति। तो मुझे लगता है ये एक मैंने मतलब समस्या नहीं पूछा है, मैं सिर्फ आपसे योजनाएं पूछ रही हूँ, कुछ एजेंडा पूछ रही हूँ जो आज की समस्याओं को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। मैम स्वच्छ भारत अभियान। मैंने 20 स्तर पर भी कुछ पूछा है आपसे, आप बता सके? सॉरी, विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ऐसा क्या एजेंडा है? हेलो, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, कट के आ रही है।
अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, अब आ रही है। वैश्विक स्तर पर ऐसे कुछ एजेंडा हो, कुछ योजनाएं हो जो भी समुदाय द्वारा रखे गए हों कि विश्व की ये समस्याएं हैं और इनसे हम निजात दिला सकते हैं, ऐसा कोई है आपके माइंड में अभी? मैम नहीं, सॉरी, पता नहीं पाऊंगा मैं। okay. उत्तर प्रदेश में एक वो बन रहा है एयरपोर्ट, जिसका जो सेकंड नंबर का, एशिया का सेकंड नंबर का बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं किस नाम से और कहाँ पे है? मैम ये गाजियाबाद में जेवर के पास बन रहा है ये एयरपोर्ट। कौन सी कंपनी को इसका निर्माण कार्य सौंपा गया है? अडानी कंपनी को। आप मुझे उत्तर प्रदेश की 4 जनजातियां कोई बताइए, उनका निवास स्थान बता दीजिए। 4 जनजातियां मैम मैं बता सकता हूँ, थारू हैं और गौड़ है, हमारे यहाँ देवरिया लोकल में एक है, उनको भी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। एक नायक जनजाति है, गोरखपुर में निवास करती है, और सॉरी मैम 3 ही याद आ रहे हैं इस समय। गोरखपुर का क्योंकि आपकी पढ़ाई गोरखपुर से हुई है तो गोरखपुर के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से, मुझे उम्मीद है। गोरखपुर का टेराकोटा है जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये क्या है टेराकोटा? बिल्कुल, टेराकोटा मैम एक ऐसी विधा है जिसमें मतलब कपड़ों और कुछ और लोकल संसाधनों के प्रयोग के माध्यम से हम कुछ मतलब जैसे गुड़िया इस तरीके की चीजें बनाते हैं, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, मतलब बाकी तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है क्या है। टेराकोटा मेन चीज, टेराकोटा क्या होता है? सॉरी मैम, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, एज ऑप्शनल आपने इसको चुना भी है, तो आप मुझे बताइए कि फादर तो आपको पता ही होगा, अरस्तु है, तो अरस्तु को फादर क्यों बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस का? मैम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहने के मतलब कई कारण है, क्योंकि पहले अगर बात करें तो सारे विषय जो थे वो एक साथ पढ़े जाते थे, सबका वर्गीकरण नहीं था। लेकिन अरस्तु जी ने कुछ बातें की, जैसे सबसे अच्छा जो उनका जिसके कारण कहा जाता है वो उन्होंने किया था कि यथार्थवादी पद्धति से उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की। दूसरा, उन्होंने नीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान को दोनों को अलग करने का प्रयास किया। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, उन्होंने 158 देशों का अध्ययन किया था और उसके बाद उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की नींव रखी थी वहां पे। तो संविधानवाद की भी नींव के जनक इन्हीं को माना जाता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि नीति शास्त्र और जो पॉलिटिकल साइंस है इन दोनों को अलग किया, तो नीति शास्त्र के कुछ एग्जांपल ऐसा बता सकते हैं आप मुझे कि दोनों कुछ पहले एक था? कोई एग्जांपल आपके याद हो कि मैम इस एग्जांपल बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी मैम। जैसे पहले राज्य जो था, पहले राज्य में राजा को कहा जाता था राजा सदाचारी होना चाहिए, राजा को हमेशा मतलब करुणा, भावुकता, इन चीजों का मतलब सहारा लेना चाहिए। राजा मतलब व्यक्ति को आदर्श नागरिक कैसे बनने चाहिए, इन चीजों का अध्ययन हम एक साथ करते थे नीति शास्त्र के अंतर्गत। लेकिन अरस्तु जी ने ये बताया यथार्थवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए कि किसी राज्य में राजा के जो गुण होते हैं वो तो आदर्श जो चाहिए वाला गुण जो होता है वो आदर्श के अलावा यथार्थ में क्या क्या करने चाहिए, एक आदर्श राज्य में नागरिक कैसे होने चाहिए के अलावा क्या क्या उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनके क्या अधिकार होने चाहिए, उसके संदर्भ में उन्होंने बताया था। के बारे में भी पता होगा, तो प्लेटो जो प्रजातंत्र की उन्होंने अवधारणा दी थी, वो प्रजातंत्र जो आज की डेट में हम लोकतंत्र की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आवाज थोड़ी कट के आ रही, सॉरी। आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो प्लेटो का प्रजातंत्र था और जो आज का लोकतंत्र है, उन दोनों में कुछ अंतर आप बता सकते हैं? मैम आपने डिफरेंस पूछा प्लेटो के प्रजातंत्र और आधुनिक प्रजातंत्र में ना? जी ओके मैम, अगर प्लेटो के प्रजातंत्र की बात करें, उस समय के लोकतंत्र की अगर बात करें तो उस समय प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता था, और उस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मतलब कुछ चुने हुए लोगों को उस समाज के कुछ विशेष मापदंडों के आधार पे, धन के आधार पे, उनकी योग्यता के आधार पे उन्हें वोट देने का अधिकार था। और वहां पे पूरे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होते थे और वो लोग किन्हीं
समस्याओं पे विधान बनाने की बात करते थे और वो विधान बनता था। लेकिन वर्तमान में भारत जैसे अगर देश की बात करें, जहाँ की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 130 करोड़ के आसपास होने वाली है, जो मतलब आजकल डाटा जो दिया जा रहा है उसके अनुसार, वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार मतलब एक न्यूनतम एज निर्धारित कर दी गई है, उसके ऊपर सभी लोग भारत में वोट देने के अधिकारी हैं। इतना बड़ा प्रजातंत्र होने के कारण हम सभी लोग मिलके एक जगह मतलब विधियों का निर्माण नहीं कर सकते, इसीलिए हमने प्रतिनिधिक शासन प्रणाली की नींव डाली, जो हमने लिया है पार्लियामेंट और संसदात्मक शासन प्रणाली के रूप में हमने ब्रिटेन से लिया है। हाँ, मैंने सिर्फ ये भारत के परिप्रेक्ष्य में वैसे आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज विश्व में कई जगह है, तो मैं विश्व के संदर्भ में लोकतंत्र की बात कर रही थी। चलो कोई नहीं, वैसे दो अंतर हम बोल सकते हैं कि तो महिलाओं वाला, संपत्ति वाली जो मैं अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपकी कोचिंग का नाम आपने क्या बताया था, जो आपका सॉरी प्ले स्कूल जो है आपका? सॉरी, आवाज थोड़ी कट आ रही है। आपका जो प्ले स्कूल था उसका नाम आपने क्या बताया था? द लॉन्च पैड। ठीक है, तो मुझे लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सॉरी मैम। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ऐसी कौन सी चीज है जो रविवार में 2 बार आती है और वर्ष में 1 बार आती है, बताएंगे? सॉरी, आवाज कट आ रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो रविवार में 2 बार आती है जबकि वो वर्ष में 1 बार आती है? रविवार में 2 बार आती है और वर्ष में 1 बार आती है जी। रविवार में 2 बार आती है, सॉरी मैम। एमपी से सीमावर्ती जिले कुछ बताएंगे आप उत्तर प्रदेश के? मैम इस समय थोड़ा सा भूल रहा है मुझे। ओके, आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ है? हाँ मैम, पढ़ा हुआ था, लेकिन मैम काफी लंबा समय बीत चुका है, थोड़ा सा भूलने की संभावना ज्यादा रही है अभी। झलकारी बाई के विषय में अगर आपको कुछ याद हो तो मुझे बता सकते हैं? सॉरी, झलकारी आवाज बाई थोड़ी कट के आ रही। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, झलकारी बाई के विषय में कुछ बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल मैम, एक मतलब उनके स्थान का नाम मुझे थोड़ा भूल रहा है, लेकिन उन्होंने भी मतलब अपने राज्य के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया था 1857 के समय में। किस राज्य से थी? सॉरी मैम, थोड़ा सा भूल रहा है मुझे इस समय, इसलिए मतलब एग्जैक्टली याद करना थोड़ा मुश्किल है। ओके। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कोई महिला 2 मुख्य मंत्रियों के नाम बताइए। सॉरी, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में वर्तमान में 2 महिला मंत्रियों के नाम। मैम एक है हमारे यहाँ मतलब श्रीमती साधना सिंह, और एक है, एक का नाम मुझे भूल रहा है, सॉरी। ओके, सबसे पहले हमको ये बताइए, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है सर। ठीक है सर। अभी रमन सर जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आप बोले थे कि आपकी हॉबी है वृद्धों और मित्रों से बात करना, ठीक, सॉरी, परिवारजनों और मित्रों से बात करना। जी सर। तो नो डाउट कि आप परिवारजनों से बात कर रहे होंगे तो वृद्धों से भी बात करते होंगे, तो आप हमको वृद्धों की कोई 5 प्रॉब्लम बताएंगे? सॉरी सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर? अच्छा सर, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपकी हॉबी थी कि आप परिवारजनों और मित्रों से बात करने की, हाँ, तो नो डाउट है कि आप परिवारजनों से बात करते होंगे तो वृद्धों से भी बात करते होंगे, तो आप हमको ऐसी 5 चैलेंज बताइए जो वृद्धों के साथ है। वर्तमान में सर वृद्धों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें बात करने के लिए कोई घर पे उपलब्ध नहीं रहता है, क्योंकि वर्तमान में बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, और जो माता पिता हमारे हैं वो अगर जॉब करने वाले हैं तो वो जॉब करने चले जाते हैं, तो इसकी समस्या हो जाती है। दूसरा,
स्वतंत्रता की समस्या उनके साथ रहती है, क्योंकि उनके संसाधन अब सीमित हो जाते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की उनके पास समस्याएं रहती हैं। चौथी, उनके साथ सर सुरक्षा की समस्या सबसे बड़ी रहती है। और पांचवी सर, जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है कि उनमें मतलब थोड़ा सा मतलब भावनाएं उनके अंदर ज्यादा रहती हैं और लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भावुक ज्यादा हो जाते हैं और लोग उन्हें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान कम देते हैं उनके ऊपर। अच्छा ठीक है सर, आप हमको अभी वर्तमान में यूपी की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के पहले भी यूपी की 2 और राजधानियां रह चुकी हैं, आप उन 2 राजधानियों का नाम बताएंगे? ठीक है सर, एक तो इलाहाबाद, वर्तमान में जो प्रयागराज है वो रही है, और सर एक ही याद है मुझे। अच्छा ठीक है, एक आगरा है। अब हमको इसी से एक अगला क्वेश्चन बताइए कि अगर हम आपको तीनों को ऑर्डर करने के लिए बोल दें, आगरा को, प्रयागराज को, लखनऊ को, तो ऑर्डर कैसे करेंगे? ठीक है सर, पहले आगरा, उसके बाद प्रयागराज केवल एक दिन के लिए थी, और उसके बाद फिर लखनऊ। ओके ठीक है, आप देवरिया के रहने वाले हैं, ठीक है? जी सर। अच्छा, जी आपको सर। लगता है कि पिछले 5 साल का कोई एक ऐसा एरिया हमको बताइए जो आपके नजर में टूरिज्म के तौर पे डेवलप किया गया है, और एक ऐसा प्लेस हमको बताइए जिसको आने वाले दिनों में टूरिज्म के तौर पे एक प्लेस डेवलप किया जा सकता है। सर दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कट के आया, जरा फिर से पूछ देंगे क्या पूरा सवाल? ठीक है सर, अब पहला मेरा क्वेश्चन था कि एक ऐसा प्लेस आपको बताना था जिसको पिछले 5 सालों में डेवलप किया गया है एक टूरिज्म के तौर पे। जारी सर आवाज? सर आवाज नहीं, कट रही है। हाँ आवाज जा रही है सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि पिछले 5 सालों में देवरिया का हमको एक ऐसा क्षेत्र बताइए या एक कोई ऐसी जगह बताइए जिसको टूरिज्म के तौर पे विकसित किया गया है। जी सर। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है, आने वाले दिनों में, साल 2 साल में हम मान लेते हैं, कोई एक ऐसा प्लेस बताइए जिसको टूरिज्म के तौर पे डेवलप किया जा सकता है। सर वर्तमान में हमारे यहाँ अभी हाल ही में देवरिया में सलेमपुर तहसील के अंतर्गत सिवान में, वहाँ पे भगवान परशुराम की एक तपस्थली थी, वहाँ का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और वहाँ पे काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। वहाँ पे एक धार्मिक पर्यटन के स्थल के रूप में वहाँ पे उसको विकसित किया गया है, उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके अलावा सर हमारे यहाँ अगर देवरिया की बात करें तो देवरिया में कोई एक नहीं, मतलब हम एक पर्यटन सर्किट के रूप में देवरिया को हम और एक पर्यटन सर्किट के रूप में सर विकसित कर सकते हैं, या फिर जो एक फ्रिंज इलाके के रूप में भी विकसित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से कुशीनगर सटा हुआ है, गोरखपुर हमारे यहाँ से सटा हुआ। उसके अलावा हमारे यहाँ देवरिया में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ खुखुंदू में जैन स्थली मिली हुई है, ब्रह्म स्थान भी मिला, मतलब कुछ प्राकृतिक स्थल भी हमारे यहाँ मिले हुए हैं यहाँ पे अहिल्यापुर के आसपास। तो सर इनको एक सर्किट के रूप में अगर पर्यटन गतिविधियों के रूप में कर दे तो मुझे लगता है हो सकता है, इनको विकसित कर सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष की जगह सर्किट के रूप में। अच्छा, हमको देवरिया का लिंगानुपात बताएंगे? सॉरी सर, देवरिया का हमको लिंगानुपात बताएंगे? हाँ सर, 1009। अच्छा ठीक है, अभी पिछले दिनों में नियर अबाउट 1 साल पहले देवरिया का एक केस था जहां पे एक बालिका गृह कांड हुआ था, जिसमें कुछ लड़कियों के साथ कुछ अमानवीय व्यवहार हुए थे। ठीक, एक तरफ आपको दिख रहा है कि देवरिया की सेक्स रेशियो बहुत अच्छी चल रही है, दूसरी जगह पे एक न्यूज आ रही है जहां पे एक बालिका गृह में ऐसे व्यवहार किए जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि दोनों में द्वंद्व आ रहा है? तो आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? सर दोनों में द्वंद्व है नहीं सर, सर दोनों में द्वंद्व है ही नहीं, ये तो एक अपराध है। अपराध को आप किसी एक अच्छी चीज के साथ कभी नहीं जोड़ सकते, वो नकारात्मकता। सकारात्मकता हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ जो देवरिया रहा है वो शुरू से ही मतलब जो अगर प्राचीन रूप में देखें तो मलगढ़ा शुरू से ही लोकतांत्रिक रहा है, और हमारा देवरिया का जो समाज है शुरू से ही लोकतांत्रिक रहा है। हमारे यहाँ महिलाएं शुरू से ही नीति निर्माण में, घरों में, और मतलब नीति निर्माण में हमेशा सहभागी रहे। उसी का प्रतिफल है कि हमारे यहाँ लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के प्रथम 3 जिलों में शामिल है। तो ये तो हमारी सर सकारात्मकता है। वहीं पे कुछ लोगों की मनोवांछित जो मतलब क्या बोलते हैं नकारात्मक इच्छाएं होती हैं, उसके वशीभूत हो गए ये सारे कांड होते हैं। तो सर इसको हम द्वंद्व नहीं कह सकते, ये एक अपराध है, और अपराध को सर किसी सकारात्मकता से साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये मेरा अपना मत है। ठीक है सर, अभी वर्तमान में
पिछले 10 सालों में जो भी मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम छोड़कर आप हमको किसी 3 मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री का नाम बताइए। सर श्रीमती सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। और उसके बाद श्रीमती मायावती, जो भारत यूपी की सर्वाधिक समय तक, सुश्री मायावती जो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रही हैं। श्री राजनाथ सिंह जी रहे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी रिसेंट में जो केंद्रीय बजट 2020-21 है उसमें एक हीरक जयंती समारोह चर्चा का विषय था, तो आप हमको हीरक जयंती समारोह बताएंगे कि किस राज्य का है? फिर से अभी सर केंद्रीय बजट जो 2020-21 है, जा रही आवाज? यस सर, हाँ आवाज आ रही है। केंद्रीय बजट 2020-21 में एक हीरक जयंती समारोह चर्चा का विषय रही है। अब हमको ये बताइए कि हीरक जयंती समारोह का किस राज्य से संबंध है? सॉरी सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कि आप गोरखपुर, सॉरी आपकी एजुकेशन जो वो गोरखपुर से हुई है। गोरखपुर में अभी एक महोत्सव मनाया गया है। जी सर, अभी रिसेंट में गोरखपुर में एक महोत्सव हुआ है, उसका नाम है सुनहरी महोत्सव। अब हमको बताएंगे कि सुनहरी महोत्सव किससे रिलेटेड है? सॉरी सर। ओके ठीक है। मतलब अभी रिसेंट में हम लोग देखेंगे कि जी सर, अभी रिसेंट में पीलीभीत टाइगर रिजर्व न्यूज का विषय रहा है पिछले एक हफ्ते से। वहां पे एक 14 वर्ष का एक बाघिन थी जिसकी डेथ हो गई है। उसके डेथ का कारण भी पता नहीं चल पाया। तो पहले तो हमको ये बताइए कि बेसिकली पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्या केवल पीलीभीत में स्थित है या पीलीभीत के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी स्थित है? लखीमपुर खीरी सर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत दोनों को मिला के बना हुआ है। अच्छा ठीक है। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि पीलीभीत को टाइगर रिजर्व के तौर पे मान्यता कब दी गई थी? आपको हम ऑप्शन देते हैं, 10 वर्ष बाद दी गई थी या इधर के 10 वर्ष में दी गई थी? सर 10 वर्ष बाद दी गई थी। ठीक है सर। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अभी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, उसका नाम बताएंगे? ठीक है, हम उसका नाम बता देते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन अभी क्या किया गया है कि एक न्यायिक मेगा इवेंट किया गया है। ठीक है, इस न्यायिक मेगा इवेंट का एक टारगेट था महिला सशक्तिकरण को वृद्धि करना। ठीक है, यानी सीधा हम लोग कह सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। अब एक केस सुनिए फिर। केस ये है कि रिसेंट के दिनों में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है और एनसीआरबी को रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश महिला हिंसा में प्रथम स्थान रखता है। फिर वही आपसे मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको भी द्वंद्व दिखाई पड़ रहा होगा। एक तो स्थापना दिवस के तौर पे के ही दिन हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं और उसी उत्तर प्रदेश में वुमेन महिला हिंसा क्या है, टॉप पे है भारत में। तो ऐसा रीजन क्या है? उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा सर्वाधिक होने के पीछे कारण क्या है? सर हिंसा का सभी रूपों में, हिंसा किसी भी रूप में अगर किसी भी समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में है तो उसका मतलब विरोध किया जाना चाहिए और फिर उसे मतलब समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश पे, उत्तर प्रदेश में सर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यूरोप के कई देशों को मिला के बनने वाली जनसंख्या के बराबर है। अगर उस हिसाब से देखें तो यूपी की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम अगर डाटा को देखें अन्य राज्यों के सापेक्ष तो हमारे यहाँ अपराध की दर संख्या में वृद्धि ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से अगर देखें, जनसंख्या की दर के हिसाब से देखें तो वो ज्यादा अपराध नहीं है, उसके संदर्भ में काफी कमी भी आई है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा की वृद्धि का कारण बताइए। जारी सर आवाज? महिला हिंसा में वृद्धि का सर, हाँ आवाज आ रही है। महिला हिंसा में वृद्धि का कारण सर आपने पूछा अभी। सर वर्तमान में महिला हिंसा में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ समाज में अभी भी महिलाओं के प्रति लोगों में मतलब मानसिकता में थोड़ा सा दोहराव देखने को मिलता है। दूसरा सर, जैसे हम कुछ चीजें अपनाते हैं समाज में तो उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी आते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांव तक ई गवर्नेंस के तक हमारे यहाँ इंटरनेट वगैरह पहुंच चुका है, लेकिन उसके माध्यम से हम कुछ जो युवा वर्ग है वो गलत सामग्रियों का प्रयोग भी करता है, जिस पर काफी बैन है उसके बावजूद भी प्रयोग कर रहा है। और उसके बाद सर कुछ मानसिक अवस्थाएं लोगों की कुछ विकृत होती हैं जिसकी वजह से ऐसी हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। और तीसरे सर एक कारण और है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सर जागरूकता में थोड़ी सी कमी है।
वो अपने प्रति किए गए अपराधों के खिलाफ पुलिस में जाके कार्रवाई के लिए आगे भी नहीं आ पाती, क्योंकि हमारा समाज जो है वो मतलब उन्हें थोड़ा गलत मानता है, मुझे ऐसा लगता है सर। ये तुम्हारी कॉमन सी समस्या होगी ना, ये यूपी हो या एमपी हो, राजस्थान हो, सबकी मेन प्रॉब्लम यही है महिला हिंसा के संदर्भ में देखा जाए तो। यूपी की कोई विशेष ऐसा जो सर, आपको महिला लगता है ये वो खास चीज है? सर महिला समस्या हो या भूख की समस्या, जो समस्याएं होती हैं कुछ कॉमन फैक्टर तो होते हैं, लेकिन अगर यूपी के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि सर जागरूकता का अभाव, मुझे लगता है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थोड़ी कम है हमारे यहाँ। ठीक है सर। रमन सर, तो सर आपको इंटरव्यू में कैसा लग रहा है? ठीक है, आप कंफर्टेबल है? सर थोड़ा सा आवाज कट के आ रही है। आपको इस इंटरव्यू में कैसा लग रहा है? आप कंफर्टेबल है इंटरव्यू में? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, अभी आपको 10 मिनट में एक लिंक दी जाएगी, आप उससे जुड़ जाइए, वहां पर हम आपको फीडबैक दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।